हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, ये मेरा दूसरा भाग है और आज हम आपको 30 प्रश्न के आगे बताऊंगा। तो चलिए मैं प्रश्नों को शुरू करता हूं। भारत में मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। 32वां प्रश्न है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। 33वां प्रश्न है, इसका रंग लाल होता है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण ये लाल इसका रंग होता है। 34वां प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी में चाय, कहवा तथा काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है चाय, कहवा तथा काजू, ये याद रखने की चीज़ है। तो ये लेटराइट मिट्टी में इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। 35वां प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र, जितना बड़ा भारत है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र, जैसा भारत का नक्शा है, भारत है और उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखने का है, हर हमेशा ये पूछा जाता है। 36वां प्रश्न है, भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। यहाँ पशुधन बहुत अधिक पाए जाते हैं, पूरे विश्व में सबसे अधिक पशुधन पाए जाते हैं। 37वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान क्षेत्रफल का मात्र 54% भूभाग ही कृषि योग्य है। भारत का ये बताया जा रहा है, भारत के वर्तमान क्षेत्रफल का 54 यानी 100% है, तो उसका 54% भाग भूमि जो है कृषि योग्य है। 38वां प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% जो है क्षेत्रों पर वन जरूरी है। ये हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। 33% क्षेत्रों पर वन होना पर्यावरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। उससे कम है तो समझिए कि वो संतुलित नहीं है। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न, वर्तमान में 22% भूमि पर वन का विस्तार है। 33 होना चाहिए, अभी कितना है भारत में? 22% भूमि पर वन है, यानी 10% कम है। उसके बाद 40वां प्रश्न है, अपर्दन भूक्षरण के द्वारा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। अपर्दन और भूक्षरण के कारण 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। ये सब आंकड़ा आपको याद रखने का है और नोट कर लेने का है। नोट कीजिएगा, बार बार देखिएगा तो ये हमेशा याद रहेगा। 41वां प्रश्न है, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। 42वां प्रश्न है, नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है, साइकिल है। ये साइकिल कैसे आखिर अचीव किया जाता है? तो तिलहन और दलहन ये बार बार लगाने से क्या होता है कि उसमें मिट्टी में जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट्रोजन जो है पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तिलहन दलहन पौधे के खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फिर से हम उसे एनर्जी को ला सकते हैं रिसाइकिल के द्वारा। उसके बाद 43वां प्रश्न है, इंडियन नामक रसायन मेढक के प्रजनन को रोक देता है। एंडियन नामक रसायन मेढक के प्रजनन को रोक देता है। मेढक के प्रजनन को कौन रोकता है? तो एंडियन नामक रसायन। किसी भी मेढक में ये एंडियन नामक रसायन दे देने से इसका प्रजनन जो है खुद ब खुद रुक जाएगा और मेढक जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो 44वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। 45वां प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का माने बालू ही बालू। 46वां प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा था? एंड्रीन, जो कि पहले भी आ चुका है प्रश्न। 47वां प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रैगूर मृदा है। 48वां प्रश्न है, जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है। जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय।
49वां प्रश्न है, पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न आता है, पृथ्वी को आखिर नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 50वां प्रश्न है, विश्व की कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में है। 96.5% जल जो है महासागरों में है और बाद बाकी पृथ्वी के स्थल भाग में है। ठीक है, तो मात्र 2.5% ही अलवणीय मृदा जल है जो कि इसका उपयोग किया जाता है। 52वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि जल वितरण में अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकांश जल इसी गोलार्ध में अवस्थित है। 53वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध। उसके बाद 54वां प्रश्न है, विश्व के कुल मृदा जल का 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। विश्व के कुल मृदु जल का मतलब कि मीठे जल का 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। 55 नंबर प्रश्न है 55, विश्व की कुल मृदु जल का 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ या हिमनद के रूप में पाई जाती है। मृदु जल का 75% कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में एवं पर्वतीय क्षेत्र बर्फ या हिमनद के रूप में पाया जाता है। और 25% जो है स्थल भाग में, नदी, नाला, तालाब, पौंड, ये सब सभी जगह पाए जाते हैं। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। अब शायद बढ़ के 17% हो गया है, मगर हमारे बुक में जो बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें 16% लिखा है, इसे आप लोग 16% ही कहेंगे। तो भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही भारत में उपलब्ध है। विश्व का 4% मात्र, इसलिए जल का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि विश्व का मात्र 4% स्वच्छ जल भारत में उपलब्ध है। 58 नंबर प्रश्न है, जल भंडारण की क्षमता के अनुपातिक दृष्टि से ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है एवं भंडारण क्षमता 97% है। इसका भंडारण क्षमता यानी कि उसका कैपेसिटी 97% है ताप्ती नदी का। 59 प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। ब्रह्मपुत्र 8वां तथा गंगा 10वें स्थान पर है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। 8वां स्थान ब्रह्मपुत्र का है और गंगा का 10वां स्थान है। 60 नंबर प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के मैदानी भागों में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। भारत के मैदानी भागों में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। तो आज यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा? आप यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। आज एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। बिहार सरकार ने 6 to 8 का जो नियोजन चल रहा था उसे करने के लिए, उसे रोस्टर को बनाने के लिए ये कह दिया है और उसी के तहत सभी की ज्वाइनिंग होगी। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप यदि इसकी तैयारी कर रहे हो या भर चुके हो तो इसका ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।